बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना जहीर गैंग के मुकदमे की, जिसके अंदर कल के दिन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने में आई, जिसमें पहली दफ़ा वो मुलजमान जो मरकजी मुलजमान थे इस मुकदमे के, जहीर और शबीर दोनों भाइयों को कल उनकी जमानत मुस्तरद होने के ऊपर अदालत के कमरे के अंदर से ही उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको कराची की जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उनके रिमांड की ज़रूरत नहीं थी और चलान आ चुका था और फर्दर रिमांड के लिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं थी, जिस पर उनको फौरी तौर पर जेल मुंतकिल कर दिया गया और बगैर हथकड़ियों के और शान शौकत के साथ उनको जेल भेजा गया। उससे कबल एक दिन पहले इसी अदालत ने चलान एक्सेप्ट किया था और उस चलान के अंदर उन्होंने कॉग्निजेंस ली थी। उन्होंने ये इंदिया दिया था कि कौन कौन से मुलजमान के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कौन कौन से मुलजमान के खिलाफ ये मुकदमा चलेगा। उन तमाम मामला की उन्होंने जो अनाउंसमेंट कर दी थी वर्बली, लेकिन उसका अभी तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया था। आज के दिन में 7 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 हैं ईस्ट के, इलियास मेमन साहब, उनकी अदालत से, जिसके अंदर उन्होंने चलान की कॉग्निजेंस लेने के लिए अपनी तमाम तर रीजंस और अपनी तमाम तर वजूहात जिसकी बिना पर उन्होंने उनकी इस चलान की कॉग्निजेंस ली है, इस चलान को एक्सेप्ट किया है और जो रेप की दफ़ा निकाली है उसके बारे में उन्होंने बात की है। 7 सफ़हात के इस तहरीरी फैसले के अंदर अदालत ने ये वाज़ेह किया है कि किन मुलजमान के खिलाफ अब ये मुकदमा चलेगा, कौन कौन से मुलजमान जो हैं वो इस ट्रायल का हिस्सा होंगे, किन के खिलाफ ये पूरे मुकदमे की कॉग्निजेंस ली गई है, उनका जिक्र किया गया है। टोटल 10 तरह के मुलजमान हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा चलेगा। बाकी तकरीबन 25 मुलजमान को पुलिस ने चूंकि उनको डिस्चार्ज कर दिया है, पुलिस ने चूंकि उनके बारे में लिखा है कि हमारे पास उनके मुतल्लिक शवाहिद मौजूद नहीं है, उन 25 लोगों को इसमें से निकाल दिया। 25 लोग ये वो हैं जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जिनका जिक्र उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर भी था जब शौकत शाहनी ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दी थी। उसके बाद जो करंट आईओ हैं सईद रिंद, इनकी तरफ से भी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की गई थी 1 अगस्त को, उसके अंदर भी इन लोगों का जिक्र था। उसके बाद चलान के अंदर भी हम इन लोगों की तफसील पढ़ चुके हैं, जिन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था, उन लोगों को निकाल दिया गया था कि इनके खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन जो 6 लोग जिनको बेनिफिट दिया गया था, जिनको मफरूर करार देकर उनको निकालने की कोशिश की गई थी और उनको तलब नहीं किया गया था, उनसे मतलब ये कहा गया था कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई इसलिए हमने उनको तलब नहीं किया, उन 6 मुलजमान को अदालत ने इस मुकदमे का हिस्सा बना लिया है और इनके खिलाफ जो है वो कॉग्निजेंस ली है कि वो लोग भी इस मुकदमे का हिस्सा होंगे, इन लोगों के खिलाफ भी ये ट्रायल चलेगा। उन 6 लोगों के नाम में सबसे जो पहला नाम है, जो सर फहरिस्त है, वो मुसम्मात नूर मुनीर है जी, वाइफ ऑफ मुनीर अहमद, मुनीर हुसैन लुगमानी सन ऑफ फ़कीर खान, मोहम्मद वसीम सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक है, और खुरम महमूद, ये राय खुरम साहब हैं जी, वो जो लॉयर थे इनके, सन ऑफ मोहम्मद अफजल खरल, मोहम्मद आसिफ हैं जी सन ऑफ शमसुद्दीन, मोहम्मद उमर हैं जी सन ऑफ मोहम्मद जमील। इन लोगों के बारे में चूंकि पुलिस ने ये लिखा था कि ये मफरूर हैं और इनके लिए हम 512 का चलान दे रहे हैं, तो इनको भी अदालत ने इनके खिलाफ भी इस मुकदमे की कॉग्निजेंस ले ली है। उसके अलावा 4 मुलजमान हैं, जिनमें 2 लोगों को आप जानते हैं, जो निकाह खान और गवाह है जो पहले से जेल के अंदर हैं, असगर अली है जो कि गवाह है और हाफिज गुलाम मुस्तफा जो कि निकाह खान है, और 2 खुशकिस्मत जो कल के दिन में ही पुलिस की कस्टडी में आए हैं, जिनको जेल भेजा गया है, जो मरकजी किरदार हैं सारे मुकदमे के, जिसमें पहला जो एक्यूज है वो जहीर अहमद है सन ऑफ मुनीर अहमद, और दूसरा एक्यूज है शबीर अहमद, मुनीर अहमद का बेटा ये भी, और जहीर का जो बड़ा भाई है। इन लोगों के खिलाफ ये जो 4 और 6 10 लोग हैं, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अदालत ने ये ऐलान कर दिया कि हमने कॉग्निजेंस ली है। अब आपको कुछ चीज़ें मज़े की बताऊंगा जिस चीज़ के अंदर जो आप लोगों का पहले दिन से कंसर्न था, जिसके ऊपर आप लोग हमेशा बात कर रहे थे कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेहदी अली काज़मी के पास बच्ची की बर्थ से रिलेटेड, उसकी अहमियत कहीं पर क्यों नहीं आती। 7 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल ये जो फैसला जो इलियास मेमन साहब की अदालत से आज जारी किया गया है, उसका पैरा नंबर 7 और पैरा नंबर 10 जो है उसने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है मुलजमान की, और जो तमाम चीज़ें जो आप लोग समझते थे या जो लोग आप लोग चाहते थे, जो खासकर मुद्दई के हक में थी और कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी, वो हो गई हैं। पैरा नंबर 7 के अंदर ये कहा जाता है, वो रीजंस दी जाती हैं कि क्यों, किस वजह से, कौन कौन सी चीज़ को, इस ऑफेंस को, कौन कौन सी दफ़ा को किस वजह से शामिल किया गया है। वो आप लोगों को पहले जो लैंग्वेज अदालत की लिखी हुई है उसको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद हम उसको कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज के अंदर भी, आसान जुबान के अंदर भी उसको सीख लें। इन व्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड मटीरियल अवेलेबल ऑन record, it appears that investigation officer inserted section 363 PPC as victim was taken away from her natural guardianship parents without their consent। पहले दिन से जो 363 की हम आप लोगों के सामने जिक्र करते हैं,
ये ऑफेंस है जिसकी 7 साल तक की सजा है। 364A के बारे में क्या कहती है अदालत? एज द विक्टिम हु इज अंडर द एज ऑफ 14 एज पर बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। अदालत ने अपने फैसले के अंदर यह क्लियर किया है कि हम 364A को इसलिए कॉग्निजेंस उसकी ले रहे हैं क्योंकि जो बच्ची के डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्ची का इसके अलावा तो कोई और डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर, जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो वालिद के पास अवेलेबल है उसके मुताबिक बच्ची 14 साल के अंदर की है, अंडर 14 ईयर्स है, इसलिए हम 364A को इसके अंदर इंसर्ट किया गया है और हम उसकी कॉग्निजेंस ले रहे हैं। वाज किडनैप्ड फॉर द पर्पस ऑफ लस्ट, सेक्शन 368 पीपीसी कहता है जी कि एज द अक्यूज्ड पर्सन्स नोइंग द फैक्ट दैट द विक्टिम इज किडनैप्ड बट स्टिल रॉन्गफुली कन्फाइंड हर विद देम एट डिफरेंट प्लेसेस। जब 3 सूबों की पुलिस इनको ढूंढ रही थी, जब एक सूबे की आईनी अदालत बार बार हुक्म दे रही थी, उस वक्त जब ये बच्ची को छुपा रहे थे, जब ये बच्ची को जगह जगह रख रहे थे, बच्ची की लोकेशंस तब्दील कर रहे थे, बच्ची को अपने कई ठिकानों के ऊपर छुपा रहे थे जहां पुलिस की रेड होती थी, वहां से लेकर आगे चले जाते थे, तो ये 368 इसलिए लगाया जाता है कि जब आपको पता है कि ये बच्ची किडनैप्ड है, इसके लिए केस रजिस्टर है और आप उसको लेकर फिर भी घूम रहे हैं, जगह जगह उसको छुपा रहे हैं, तो उस वक्त आपके ऊपर 368 लगाया जाता है। उसके बाद अदालत आती है जी 375 VI, इसके अंदर भी अगेन क्लैरिकल मिस्टेक है, ये V है 375 V PPC, जिसके लिए जो रेप से रिलेटेड है उसके ऊपर अदालत ने कोई किसी किस्म की वजाहत नहीं दी क्योंकि इसके लिए अभी तक मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होना है जिसकी अदालत इजाजत दे चुकी है। वो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसका भी तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है, उसके अंदर अदालत ने क्या लिखा है इसके अंदर बताते हैं जी। उसके बाद जो सेक्शन 3(2) ऑफ PTIP है एक्ट 2018, ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन का है जो इंसानी स्मगलिंग के पर्पज के लिए है। एज द अक्यूज्ड पर्सन्स कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन अगेंस्ट अ चाइल्ड, सेक्शन 4 ऑफ PTIP एक्ट 2018, as the accused persons committed an offense of trafficking in person against a child with the help of organized criminal group। ये अदालत के अंदर जो चलान एक्सेप्ट हुआ है और उसकी एक्सेप्टेंस में जो अदालत का फैसला जारी किया गया है वो ये कहता है कि इन मुल्जमान के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग की दफा 3 सब सेक्शन उसका 2 वो लगाया जाता है, इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने इस बच्ची को इंसानी स्मगलिंग के पर्पज से किडनैप किया। उसके बाद सेक्शन 4 इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन लोगों ने इस बच्ची को जो इंसानी स्मगलिंग के पर्पज के लिए किडनैप किया, जो इनके ऊपर इल्जाम है वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप के साथ मिलकर किया, एक मुनज़्ज़म किस्म के ग्रोह के साथ मिलकर किया, जो आपका और पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि ये गैंग ने किया। तो ये अदालत के चलान के अंदर बड़ा वाज़े कर दिया गया, चलान के अंदर बड़ा क्लियरली लिख दिया गया कि ये मुनज़्ज़म ग्रोह के ज़रिए बच्ची को इंसानी स्मगलिंग के पर्पज़ से निकाला गया। इसलिए हम सेक्शन 4 जो PTIP एक्ट ऑफ 2018 है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स का जो लॉ है पाकिस्तान के अंदर, इंसानी स्मगलिंग का कानून है, उसकी दफ़ा 4 भी इसलिए लगाई जाती है कि जब कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप करता है, जब कोई मुनज़्ज़म ग्रोह करता है जिसको उर्फ आम में आम जुबान में गैंग कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर सेक्शन 3 लगाया गया है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का। उसमें यह कहा गया है क्योंकि जो अक्यूज्ड मेल है वो बड़ा है 18 साल से और उसने 18 साल से कम उम्र से शादी की है, उसने कम उम्री की शादी की है, कम उम्री की बच्ची के साथ शादी की है, इसलिए सेक्शन 3 लगाया गया है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का। और उसके अलावा 4 इसलिए लगाया गया है क्योंकि अक्यूज्ड पर्सन ने फैसिलिटेट की है चाइल्ड मैरिज, जिन लोगों ने ये चाइल्ड मैरिज करवाई होती है, जिन लोगों ने उस कम सिन बच्ची की बड़ी उम्र के बंदे से शादी करवाने वाला काम किया होता है, उन लोगों को सेक्शन 4 के अंदर रखा जाता है। तो इसलिए ये तमाम वो दफात हैं, पैरा नंबर 7 जिसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी चीज किस वजह से लगाई गई और किस वजह से उसकी कॉग्निजेंस ली जा रही है। उसके बाद आते हैं पैरा नंबर 10 के ऊपर, जो आप तमाम लोगों की ख्वाहिशात के बिल्कुल मुताबिक है, बिल्कुल जिस तरह से कानून के मुताबिक पहले दिन से जो तमाम लोगों के जज्बात थे, जिस तरह से होना चाहिए था, वो पैरा नंबर 10 जो है वो तमाम लोगों के जज्बात की अक्कासी करता है। ये कंक्लूडिंग पैरा है जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि इन व्यू ऑफ अबव डिस्कशन
I am of the humble view that upon the investigation report submitted under section 173 CRPC by the investigation officer, this court takes cognizance of an offence under section 363, 364A, 368, 34 PPC, section 324B or PTI of PTIP Act 2018 and section 3/4 of Sindh Child Marriage Restraint Act 2013 against persons मसम्मात नूर मुनीर। पहला नाम जब इसको कंक्लूड किया गया है तो जो पहला नाम लिखा गया है वो मसम्मात नूर मुनीर लिखा गया है जी, वाइफ ऑफ मुनीर अहमद, मुनीर हुसैन लुगमानी सन ऑफ फकीर खान, मोहम्मद वसीम सन ऑफ मोहम्मद रफीक, खुरम महमूद सन ऑफ मोहम्मद अफजल खरल, मोहम्मद आसिफ सन ऑफ शमसुद्दीन, मोहम्मद उमर सन ऑफ मोहम्मद जमील, who are mentioned in column number 2 with red ink, and persons असगर अली सन ऑफ फैज अली, हाफिज गुलाम मुस्तफा ये जो निकाह खान है, जहीर अहमद और शबीर अहमद, इन लोगों को हु आर मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 3 ऑफ चार्जशीट, इन लोगों के खिलाफ जो नूर मुनीर है, मुनीर लुगमानी है, राय खुरम है और बाकी जो इनके फैसिलिटेटर वहां KPK में थे, उसके अलावा निकाह खान, निकाह का गवाह जहीर और शबीर, इन लोगों के खिलाफ अदालत ने कहा है कि हम ये कॉग्निजेंस ले रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। उसके बाद जो सबसे जबरदस्त चीज लिखी गई है इस चलान के एक्सेप्टेंस के ऑर्डर के अंदर, लेट द नॉन बेलेबल वारंट्स बी इशूड अगेंस्ट द एब्सकॉन्डर एक्यूज्ड पर्संस, उन मफरूर भगौड़े मुल्जमान के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं जिनका नाम ये है मुसम्मात नूर मुनीर, मुनीर हुसैन लुगमानी, मोहम्मद वसीम, राय खुरम महमूद, आसिफ सन ऑफ शमसुद्दीन और मोहम्मद उमर सन ऑफ मोहम्मद जमील। ये वो 6 लोग हैं जिनके बारे में पुलिस ने पहले तो डंडी मारी थी, इसमें राय खुरम साहब के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, और मुसम्मात नूर मुनीर को पुलिस ने कभी भी तलब नहीं किया था अपने पास, लेकिन अदालत ने पहले ही दिन चलान की एक्सेप्टेंस के साथ ही नॉन बेलेबल वारंट, जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी होते हैं, वो जारी कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जब किसी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जब भी किसी शख्स के बारे में ये वारंट गिरफ्तारी इस तरह के जारी किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखी थी, जिसके अंदर ये वाजे किया गया है कि अगर किसी के नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हो जाएं तो वो बगैर जमानत के मुतलका उस जिस चीज के लिए भी उसको तलब किया गया है वो बगैर जमानत के वहां पेश नहीं हो सकता। तो अब इन मुसम्मात नूर मुनीर साहबा को और राय खुरम साहब को और ये जो बाकी लोग हैं मुनीर लुगमानी वगैरह, ये 6 लोगों को जमानतें करवानी पड़ेंगी। जमानतों के बाद इनको उस मुतलका अदालत में पेश होना पड़ेगा, अदरवाइज पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी। पहले ये लोग पुलिस की कस्टडी में जाएंगे, फिर पुलिस इनको उस तरह पेश करेगी जिस तरह गिरफ्तार मुल्जमान को पेश किया जाता है। अगर फर्दर इनकी रिमांड की जरूरत होगी तो वो रिमांड लेंगे, अगर रिमांड की जरूरत नहीं होगी तो इनको उसी तरह से जेल भेज दिया जाएगा और इसके बाद इनकी जमानत होगी। लेकिन पहले अब इनकी या तो गिरफ्तारी होगी या इनको जमानत करवानी पड़ेगी इन नॉन बेलेबल वारंट्स के बाद। आज के दिन में ये चलान की एक्सेप्टेंस का फैसला जारी कर दिया गया है। जब भी आप लोग ये फैसला पढ़ेंगे तो पैरा नंबर 7 और पैरा नंबर 10 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 में कंक्लूड किया गया है और 7 में वो तमाम रीजंस अदालत ने दी हैं कि कौन सी दफा को किस वजह से एक्सेप्ट किया गया है या ऐड किया गया है। मजीद MLO का तहरीर फैसला जारी कर दिया गया है कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, कब करवाया जाएगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में भी अगले वीलॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।